नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज लाइव। समय हो गया है शाम 6 बजे का। दिन भर की 6 बड़ी खबरों के साथ, खबरों के सिक्सर के साथ हम हाजिर हैं आपके सामने, इस क्षमा याचना के साथ कि कल कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण या फेसबुक की कुछ गड़बड़ी के कारण हमारा वीडियो समय पर आपको दिखाई नहीं दिया या आप देखने में समर्थ नहीं हुए। ये फेसबुक की गड़बड़ी के कारण कल हुआ था, लेकिन आज वो तकनीकी गड़बड़ी खत्म हो गई है और ठीक समय पर हमने ये कार्यक्रम शुरू कर दिया है। आप भी जुड़ जाइए हमारे इस कार्यक्रम में। दिन भर की 6 बड़ी खबरों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ विशेष अतिथि के तौर पर हमारे साथ मौजूद है मनीष रंजन जी। मनीष रंजन जी का बहुत स्वागत है विमर्श न्यूज के इस कार्यक्रम में। मनीष रंजन जी पेशे से अधिवक्ता हैं, पटना हाई कोर्ट में जाने माने अधिवक्ता मनीष रंजन जी हैं। इसके अलावा मनीष रंजन जी एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हम उनको जानते हैं। आजकल किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं और उसको ऑर्गेनाइज करने, उसको संगठित करने के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। मनीष रंजन जी से हम खबरों पर बातचीत करेंगे। आज की पहली खबर तो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। असल में पूरे देश की राजनीति लखीमपुर खीरी पर आकर टिकी हुई है और लखीमपुर खीरी में जितनी गतिविधियां पिछले 3 दिनों से हो रही हैं, पूरे देश की मीडिया, पूरे देश की राजनीति और तमाम को सब कुछ, सारा ध्यान लखीमपुर खीरी पर है। आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आज लखीमपुर खीरी जाने के लिए लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहीं पर उनको पुलिस ने रोक दिया और तब नाराज राहुल गांधी ने वहीं पर एयरपोर्ट पर ही वो धरना पर बैठ गए। उनके साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे और पंजाब के नए मुख्यमंत्री चन्नी भी वहाँ मौजूद थे। ये तीनों लोग वहाँ धरना पर बैठ गए। काफ़ी देर के बाद उनको लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति मिली। भूपेश बघेल ये कह रहे थे कि जब उनको अपनी गाड़ी में जाने की अनुमति मिलेगी तभी वो जाएंगे। बाद में लखनऊ की सरकार ने, लखनऊ प्रशासन ने उनको लखीमपुर जाने की अनुमति दी। तीनों नेता वहां से रवाना हुए। अभी ये पता चल रहा है, अभी तुरंत की ये खबर है कि तीनों नेता सीतापुर पहुंच चुके हैं और सीतापुर से अब उनको लखीमपुर जाना है। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी भी वहाँ पहुंच जाएं। प्रियंका गांधी के साथ ही ये तीनों नेता वहां जाएंगे। जैसा कि 144 धारा लागू होने के कारण ये था कि 5 लोग से ज़्यादा कहीं इकट्ठा नहीं होंगे, सरकार ने ये बताया। तब राहुल गांधी ने ये रास्ता निकाला कि वो 3 ही लोग जाएंगे। वो जाएंगे, भूपेश बघेल जाएंगे और चन्नी जाएंगे। लेकिन अब प्रियंका गांधी भी उस कार्यक्रम में जुड़ गई हैं। तो प्रियंका गांधी, जिनको पहले हिरासत में लिया गया, बाद में उनको गिरफ्तार किया गया, फिर बाद में आज उनको छोड़ दिया गया और अब प्रियंका गांधी भी सीतापुर पहुंचने वाली हैं। और अब से थोड़ी देर के बाद प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, भूपेश बघेल और ये चन्नी जो पंजाब के नए मुख्यमंत्री हैं, ये सब लोग सीतापुर से लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो जाएंगे। तो इस पूरी राजनीति में अखिलेश यादव ने जो शुरुआत की थी, अखिलेश यादव कहीं पिछड़ गए और बाजी मार ली प्रियंका गांधी ने। उसके अलावा सरकार की तरफ से जो काम किए जा रहे हैं उसमें एक आरोप लगाया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ हुई है। ठीक से पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं बनाया गया। आज सुबह राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया कि पोस्टमार्टम भी ठीक तरीके से नहीं हुआ। तो दूसरी बार उसका पोस्टमार्टम कराया गया और अब फिर यही बात हो रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उनको भरोसा नहीं है। ये सब चीज़ों के बीच देश की राजनीति गर्म है। लखीमपुर खीरी को लेकर, किसानों के आंदोलन को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। मनीष जी से हम बातचीत करेंगे। आप किस तरह से देख रहे हैं ये पूरी राजनीति को, आप कैसे समझ रहे हैं उसे? नहीं, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और इसके पीछे स्पष्ट है कि ये जानबूझकर इरादतन ये इसको अंजाम दिया गया। अब जो वीडियो आने के बाद ये सब साफ हो गया कि पीछे से गाड़ी धक्का मारी है। और इसमें हम ये समझते हैं कि किसान जो संयुक्त किसान मोर्चा का नेतृत्व है बहुत परिपक्वता का परिचय दिया। जिस तरह से शुरू में मामला एकदम चल रहा था, दंगाई स्वरूप होने जा रहा था और बहुत बड़ी ये होने वाले थे दुर्घटना, उसको उन्होंने समय रहते कंट्रोल किया। और इसमें हम खास करके राकेश टिकैत को बहुत ये करेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया और बहुत लोग उस पर
आरोप उन पर लगाए कि आपने जो है घुटने टेक दिए या समझौता कर लिए। लेकिन देखिए, एक किसान आंदोलन का जो मेन टीआरपी है वो दो है कि भाई हम गैर राजनीतिक रहेंगे किसी भी हालत में और शांतिपूर्ण रहेंगे। और ये दोनों बात इस घटना के बाद माने ये पर था स्टेक पर कि वो भाई राजनीतिक हो जाएगा और अशांति। तो इन्होंने बहुत माने अपना परिपक्वता का परिचय दिया समय रहते उसको कंट्रोल के लिए। अब उनका बयान आया है आज अंतिम कि अब वहाँ से चलने वाले हैं और कि भाई हम अंतिम अरदास के दिन 1 सप्ताह का टाइम दिए हैं सरकार को। और अंतिम अरदास के दिन सभी का अंतिम अरदास एक जगह होगा और उस दिन सभी लोग जुटेंगे। अगर इस दौरान सरकार नहीं कुछ करती है तो फिर हम निर्णय लेंगे। तो ये बहुत मेच्योर उनका। लेकिन ये जो प्रियंका गांधी या अखिलेश यादव या दूसरे लोग जो कर रहे हैं वो आखिरकार ये किसान आंदोलन को एक तरह से उसमें वो छेड़छाड़ करेंगे, उसको बदनाम करेंगे। यही तो उनको अब कुछ करने का मौका ही नहीं दिया ना किसान आंदोलन के नेताओं ने। वो तो अपना बहुत अच्छे से टैकल कर लिया। अभी सरकार को टाइम भी दे दिया। देखिए, प्रमुख होता है लोकतंत्र में पब्लिक परसेप्शन। पब्लिक परसेप्शन बन गया कि इन्होंने ऐसा कर लिया और सरकार को टाइम भी दे दिया। अगर उस दौरान अगर सरकार ने सारा दोष सरकार का होगा। फिर आज किसानों ने ये कहा कि आज तो किसी ने कुचल दिया तो 45 लाख रुपए देकर मामला निपटा दिया गया, कल कोई और कुचल देगा तो फिर 50 लाख देके मामला निपटा देंगे। लेकिन आप ठीक ही कह रहे हैं कि किसान नेताओं ने इस बात को माने किसी तरह से समझौता करके और वहां खत्म किया। ये जरूरी नहीं। उस पर टिकैत जी का अभी बयान है कि पैसा का तो बात ही नहीं हुआ। अगर कोई चाहता है तो सरकार अकाउंट दे दे, पैसा रिटर्न हो जाएगा। घर वाले भी करेंगे, हमको पैसा की बात ही नहीं थी। तो सरकार अपने से संतरना पूर्वक माने वो दे रही थी, चलिए ठीक है। लेकिन पैसा का इसमें कोई बात नहीं था। टिकैत साहब कह रहे हैं अभी भी या सभी नेता कह रहे हैं कि भाई हम लोग का था कि जो डेड बॉडी के साथ हम राजनीति नहीं करेंगे या आंदोलन नहीं करेंगे, उसका अंतिम संस्कार माने सम्मानित तरीके से हो जाए। अच्छा, एक ड्राइवर भी मारा गया और भी जो दो तीन लोगों की चर्चा हो रही है कि बीजेपी के लोग भी उसमें मारे गए। तो उनके प्रति भी तो आम जनता की एक सहानुभूति होनी चाहिए। बिल्कुल है, किसान नेताओं की भी है। माने पूरा नेतृत्व कह रहा है कि भाई 8 लोग मारे गए हैं। सरकार और मंत्री के एक पत्रकार उसमें एक पत्रकार भी हैं। और ये सारा कुछ जितनी भी वहाँ हत्याएं हुई उसका जिम्मेवार वही है, चाहे किसान हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे और कोई हो। तो ये तो सब लोग मान रहे हैं और ये बहुत बढ़िया उनका स्टैंड है। तो चलिए हमारी नज़र रहेगी इस खबर पर। अभी तो फिलहाल यही बात है कि राहुल गांधी सीतापुर पहुंच गए हैं और थोड़ी देर के बाद प्रियंका गांधी के साथ और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ राहुल गांधी लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे। अब वहां देखना होगा कि किसानों से उनकी क्या बातचीत। गिरफ्तार नहीं किया गया, केंद्रीय मंत्री को पद से हटाने की भी बात हो रही थी, उन पे क्या कार्रवाई होगी ये राहुल गांधी मांग कर रही है। राजनीतिक बातें हैं, जैसा कि मनीष जी कह रहे हैं कि ये जिस तरह से राकेश टिकैत ने इस पूरे मामले को संभाला उसकी सराहना जगह जगह हो रही है। चलिए इस पर हमारी नज़र रहेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर तो ये है कि बढ़ती महंगाई की मार से आम आदमी की कमर टूट गई है और इसके ऊपर से फिर सरकार लगातार महंगाई की मार ही रही है। अभी खबर आ रही है कि रसोई गैस, घरेलू रसोई गैस की कीमतों में एक बार फिर 15 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। इसके साथ ही डीजल और पेट्रोल की कीमतों में डीजल में 35 पैसे और पेट्रोल में 30 पैसे के इजाफा आज फिर हो गया। तो इस तरह से बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल 98 रुपए के आसपास, क्षमा करें, पेट्रोल हो गया 107 रुपए के आसपास और डीजल 98 के आसपास पहुंच गया। ये एक माने 100 के पार। और अब तो रसोई गैस भी बिहार में 1000 को पार है। दिल्ली में 907 रुपए में अब रसोई गैस मिलेगा। 5 किलो वाला जो रसोई गैस है उसका भी कीमत बढ़ गया। और कमर्शियल के बारे में आज बातचीत नहीं हुई है, लेकिन ये घरेलू रसोई गैस जो 14.2 माने 14 किलो 200 ग्राम का जो सिलेंडर होता है उसमें 15 रुपए का इजाफा कर दिया गया। रसोई गैस बढ़ गया, पेट्रोल डीजल बढ़ गया, जरूरी चीज़ों की कीमतें बढ़ गई, आलू प्याज की कीमतें बढ़ गई, सब्जियां महंगी हैं, बरसात के कारण भी सब्जियां अब बाजार में नहीं हैं तो सब्जियां भी महंगी हैं।
खाद्य तेल जो सबसे जरूरी है, एक तो मिलावटी खाद्य तेल मिल रहा है, दूसरा उसकी कीमत 200 के पार है। रिफाइंड ऑयल जो पहले 100 रुपये 97 रुपये में मिलता था, वो आजकल 195 रुपये में मिल रहा है। और रिफाइंड हमने सरसों के तेल में जो कच्ची घानी तेल जो कह रहे हैं, चाहे वो पतंजलि हो या कोई भी ब्रांड हो, उसमें बड़ी मात्रा में मिलावट हो रही है। आपको पाम ऑयल खाने को मिल रहा है, आपको सरसों तेल नहीं मिल रहा है। और ये और उस पर भी दुगना और तिगुना दाम देना पड़े। कितनी मुश्किल है। आप मनीष जी, आप इसको कैसे? नहीं, ये तो पूरा सरकार, यही तो किसान आंदोलन का एक बहुत प्रमुख ये मामला है कि ये सरकार जो है मोदी की है और मोदी को कंपनियां चला रही हैं, यही तो उसका मेन ये है। और ये तो सरासर संविधान का उल्लंघन है। अब पूरी माने जो यहाँ का व्यवस्था है उसके उलट काम हो रहा है। जैसे संविधान का ये व्यवस्था है आर्टिकल 38 में जी, कि सरकार ऐसी आर्थिक नीति बनाएगी कि व्यक्तियों या विभिन्न समाजों के बीच आय का असमानता घटेगा बिल्कुल घटना चाहिए। ये माने उसका दिशा ऐसा होना चाहिए कि घटे। यहाँ तो लगातार बढ़ रहा है गैप, अमीर दिन पर दिन अमीर होते जा रहे हैं और गरीब भुखमरी का शिकार हो रहा है। तो ये तो निश्चित रूप से संविधान विरोधी नीति है सारा। अच्छा, जरूरी और आम जनता इसीलिए पिस रही है दिन पर दिन। जब पूरा नीति जब तक नहीं बदलेगा, ये आम जनता को नहीं। अच्छा, इस कोरोना महामारी काल में मध्यम वर्ग परिवारों के साथ तो सबसे बड़ी मुश्किल हुई। बहुत उनकी नौकरी चली गई, उनके माने उनके अब उनके कमाने का कोई साधन एकदम वो भूखमरी के शिकार होने वाले हैं। अब जो बचत थोड़ा बहुत था पीछे का, वो अभी खा पी ले रहे हैं, लेकिन वो तो कुछ अब दिन गैस में भी भूखमरी के 1000 शिकार हो रुपए से जाएंगे। ज्यादा में खरीदना पड़े तो कितनी मुश्किल है। हम आपको बार बार इसलिए कर रहे हैं कि इसको एक बार चेक जरूर करिए। अगर दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो सरसों का तेल जो कह के बेचा जा रहा है वो सरसों का तेल नहीं है, वो पाम ऑयल है। उसमें कुछ कलर और कुछ चीजें मिलाकर और थोड़ा बहुत माने 40 और 60% का ये प्रतिशत कहा जा रहा है कि उसमें वो पाम ऑयल है, वो सरसों का तेल है ही नहीं। और पाम ऑयल भी अगर हमको 200 रुपये प्रति लीटर खरीदना पड़े और रिफाइंड ऑयल भी 200 रुपये प्रति लीटर, ये कितनी मुश्किल भरी। और ये सरकार लगातार चीज़ों की कीमतें बढ़ा रही हैं। इस उस पर कि महामारी में बहुत खर्चा हो गया और ये हो रहा है। नहीं, यही ना, वही दूसरी तरफ देख लीजिए कि भाई बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो लगातार कैसे मुनाफे में चल रही हैं। उनका आमदनी दिन पर दिन दुगने रेट से बढ़ रहा है। और इतना बढ़ गया कि वो सरकारी कंपनियों को खरीदने के हालत में आज आ गए हैं। तो ये कैसे हो सकता है? अब तो इंडियन एयरलाइंस को भी बेचने की तैयारी है, टाटा उसको खरीद। बताइए, तो ये तो दोहरी नीति चल रही। यही संविधान विरोधी नीति का ही एक परिणाम है। पूरा स्ट्रक्चर को बदलना पड़ेगा। और ये बिना आंदोलन के ये सरकार सुनने वाले नहीं है। और यही मोड़ है ऐसा कि सभी लोग किसान आंदोलन को सपोर्ट में आए, कहा कि और कोई तो खड़ा नहीं हो सका है या हो सकता है। 3 कृषि कानूनों और बढ़ती महंगाई के खिलाफ ये 2 महत्वपूर्ण मांग है। 3 कृषि कानूनों को अविलंब रद्द करें, खत्म करें, उसको वापस लें। और महंगाई के खिलाफ किसानों का आंदोलन दिनों दिन मजबूत होते जा रहा है। अब फिलहाल लखीमपुर की घटना के बाद किसान एकजुट हैं और किसानों ने एक तरह से इस आंदोलन को बहुत संघर्ष, राकेश टिकैत की जैसा कि मनीष जी कह रहे थे कि उनकी तारीफ करनी चाहिए कि लखीमपुर की घटना को उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला है। लेकिन उस पर राजनीति बहुत तेजी से, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और दूसरी पार्टियां सब वहां पर एक माने वो गिद्ध की तरह जो है नजर गड़ाए कि यहाँ से कुछ उनको मिल जाना है, लेकिन शायद उनको नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल नहीं। और वही खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है। जितना आलोचना ये हो रहा है किसान आंदोलन का या नेताओं का, उन्हीं लोगों को उनको पूरा भरोसा था कि इस मुद्दे पर हम चढ़ के चुनावी बैतरणी पार कर जाएंगे। और किसान आंदोलन के नेताओं ने ये नहीं होने दिया। तो ये बहुत बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज कश्मीर में सीरियल हमले हुए, माने एक के बाद एक ताबड़तोड़ आतंकी हमले हुए। 3 हमले हुए और जिसमें 1990 के दौर में भी घाटी नहीं छोड़ने वाले कश्मीरी पंडित उनकी हत्या हो गई। उनके घर में घुसकर आतंकियों ने उनको गोली मार दी और उसके बाद वहाँ हालात और बिगड़ गए। हम आपको ये बताते चलें कि कश्मीर के पंडित माखन लाल बिंद्रू की हत्या हुई। वो चर्चित आदमी थे, समाज सेवी थे
और कश्मीरी पंडित थे। उस जमाने में जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से खदेड़ दिया गया, उस जमाने में भी माखनलाल बिंद्रू वहाँ टिके रहे और काम करते रहे। उनकी दुकान थी और दुकान में घुसकर आतंकवादियों ने आज उनको गोली मार दी। उनकी बेटी ने आज आतंकियों को चैलेंज किया है और ये कहा है कि हम आपसे डरते नहीं, आप हमारे पिता के शरीर को ख़त्म कर सकते हैं, उनकी आत्मा को नहीं, और उनके किए काम को आप ख़त्म नहीं कर सकते। मैं चैलेंज करती हूँ कि आप हमारे सामने आए और हमसे लड़ें। ये माखनलाल बिंद्रू की बेटी ने कहा है। दूसरी बात है कि अवंतीपुरा में बिहार के वीरेंद्र पासवान, इनको गोली मारकर उसकी आतंकियों ने हत्या कर दी। और तीसरी हत्या की बांदीपुरा में मोहम्मद शफी लोन को, इनको गोली मारकर हत्या कर दी। ये 3 घटनाएं एक के बाद एक जम्मू कश्मीर में अमन चैन को एक तरह से छिन्न भिन्न करने के लिए और जो शांति व्यवस्था बन रही थी उसको भंग करने के लिए आतंकियों ने ताबड़तोड़ 3 घटनाओं को अंजाम दिया। किस तरह से इन घटनाओं को आप देख रहे हैं? वहाँ पर आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ते जा रही हैं। नहीं, ये तो मोदी के उस जो मोदी जी ने जो 370 ख़त्म किया था और कि हम पूरा कंट्रोल कर लेंगे, ये शांति स्थापित करने के लिए ही वहाँ प्रजातंत्र पर एक तरह से खात्मा हो गया। 370 को ख़त्म कर दिया कि हम शांति करेंगे, ये तो कुछ हुआ ही नहीं हुआ। मैंने लगातार तो ये तो सरकार को फिर से इस पर जवाब देना चाहिए कि भाई उसके इतना जो बड़ा स्टेप उन्होंने लिया उसका क्या हासिल हुआ कि जो आदमी 90 के दशक में जिनको कोई नहीं छुआ था उनकी आज हत्या होने लगी। पहले तो ऐसा नहीं था, वो बच गए थे बेचारे और वो वहाँ आराम से रह रहे थे, माने तभी ना वो डर नहीं रहे थे। सरकार की पॉलिसी के कारण ये सब हो रहा है। तो फिर क्यों हुआ जब उस दौर में भी वो उनको कोई नहीं छुआ और आज उनकी हत्या हो गई। तो चलिए, अब ये कश्मीर में माने शांति भंग करने की कोशिश आतंकियों ने की। 3 आतंकियों ने 3 बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। लेकिन खबर ये आई है कि आतंकी संगठनों के 6 आतंकियों को आज पुलिस ने और सेना के अधिकारियों ने पकड़ लिया है और उनसे पूछताछ चल रही है। ये एक बड़ी उपलब्धि पुलिस की और सेना के अधिकारियों की है कि 6 आतंकी पकड़े गए हैं। बिहार की राजनीति की चर्चा न हो तो खबर कह सकते हैं ये खबर पड़ी नहीं गई। बिहार की राजनीति पर चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो चर्चा ये करेंगे कि पप्पू यादव जो कल सुर्खियों में थे और ये चर्चा हो रही थी कि पप्पू कांग्रेसी हो गए, लेकिन अब ये खबर आ रही है पप्पू यादव ने भी इसका खंडन किया है, कांग्रेस ने भी इसका खंडन किया है। असल में कांग्रेस ने लॉलीपॉप पप्पू यादव को दिखाया था, लेकिन पप्पू यादव माने नहीं कि जानबूझकर कांग्रेस ने उसको वापस ले लिया। ये राजनीतिक गलियारे में चल रहा है। कल खबर ये उड़ी थी कि बिहार में 2 सीटों पर तारापुर और कुशेश्वर स्थान में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में पप्पू यादव कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और ये चर्चा शाम तक फैलती रही। लेकिन शाम को पप्पू यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कांग्रेस बिहार में ही नहीं देश की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए विपक्षी पार्टियों का नेतृत्व कांग्रेस को करना चाहिए। पप्पू यादव ने ये कहा कि कांग्रेस अगर नेतृत्व करती है तो हम कांग्रेस को पूरा सपोर्ट करेंगे। उधर कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि हमने तो कहा ही नहीं कि पप्पू यादव को हमने कोई ऑफर दिया है या वो हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच लालू प्रसाद यादव राजनीति में कूद गए और उन्होंने उन 2 सीटों पर चुनाव की तैयारी को लेकर, चुनाव प्रचार को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। लेकिन अभी हम लोग मनीष जी से जो बातचीत कर रहे हैं वो ये बातचीत कर रहे हैं कि क्या पप्पू यादव गच्चा खा गए या कांग्रेस ने उनको लॉलीपॉप दिखा के फिर वापस ले लिया। आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? नहीं, पप्पू यादव का मामला बहुत पेचीदा है। इस मामले में देखिए, उनकी जो वाइफ हैं, सांसद भी रही हैं, बराबर की नेता है रंजीता रंजन, वो तो कांग्रेस में है, बड़ी पदाधिकारी हैं और वो लगातार वो इस जुगाड़ में थे कि वो कांग्रेस में। लेकिन पप्पू यादव का कांग्रेस में एंट्री एक ही शर्त पर हो सकता है, जब राजद से कांग्रेस अलग हो। माने पप्पू यादव की एंट्री होने के बाद राजद किसी भी तरह कांग्रेस से गठबंधन नहीं कर सकता है। तो ये रिस्क लेने की अभी स्थिति में नहीं है कांग्रेस। जिस दिन स्थिति में आ जाएगी ये रिस्क उठाने के, उस दिन फिर पप्पू यादव कांग्रेस में। पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को कहा वो अच्छे आदमी हैं, लेकिन केंद्र सरकार में जो गृह मंत्री हैं 2 या 3 लोग, ये सब क्रिमिनल हैं। आज पप्पू यादव ने ये बात कही है।
पप्पू यादव असल में एनडीए पर वार इसलिए कर रहे हैं कि वो कांग्रेस या उसके आसपास रहना चाहते हैं और एक नए गठबंधन की माने राजद छोड़ के वो एक अलग तैयारी में हैं और वो चाहते हैं कि कांग्रेस में उनको जगह मिले। उधर कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को जगह दे दिया, तेजस्वी यादव इससे तिल मिलाए हुए हैं। तेजस्वी यादव की मुश्किल ये भी है कि अगर पप्पू यादव कांग्रेस में चले जाते हैं और कन्हैया कुमार भी, तो तेजस्वी का जो ओहदा है वो थोड़ा कम हो जाएगा, वो उनकी मुश्किल बढ़ जाएगी। इसी पर दूसरी खबर अभी हमारी यही है कि उपचुनाव में लेकर बिहार में अजब की ये गजब की राजनीति है हो रही है भाई। वहाँ तो मुसहर जाति के राजद ने अपने एक प्रत्याशी को जो मुसहर जाति का है उनको खड़ा किया, तो आज जीतन राम मांझी ने लालू यादव पर हमला बोला। कहा कि लालू यादव जी, आपके ज़माने में मैं दशरथ मांझी को लेकर आपके पास गया था और कहा था कि आप इनको सम्मानित कीजिए, तब तो लालू यादव ने ये कहा था कि मुसहर क्या मुख्यमंत्री की सीट पर बैठेगा। आज आप मुसहर से डर गए, क्या बात हुई कि मुसहर की राजनीति आप करने लगे। उधर लालू यादव ने अपने बेटे को कहा सड़क पर उतरो, पैदल मार्च करो, वहाँ पूरी तैयारी करो। क्या बिहार की राजनीति को पलटने की कोशिश कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव जीतन राम मांझी को भी पटाने की कोशिश में है, लालू प्रसाद यादव मुकेश सहनी को भी पटाने की कोशिश में है। अब हालांकि इन दोनों नेताओं ने साफ कर दिया है कि वो एनडीए के साथ हैं और लालू के साथ जाने वाले नहीं हैं। इन सब के बीच गठबंधन में नए समीकरण की तैयारी हो गई है। अब अगर कांग्रेस के बिना कोई महागठबंधन बनता है तो क्या मांझी और मुकेश सहनी भी लालू के साथ जाएंगे, इन सब पर चर्चा छिड़ी हुई है। कैसे देख रहे हैं उपचुनाव में, तो लग रहा है अब तो पुष्पम प्रिया भी वहां भाग्य आजमाने जा रही हैं। तो ये 2 सीटों पर चुनाव जो है पूरी बिहार की राजनीति। एक और महत्वपूर्ण, मनीष जी आपको हम ये बताते चले कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ये कहा कि भोला प्रसाद तूफानी को हेलीकॉप्टर में बैठाकर लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाले के फाइल पर साइन करा लिया। तो एक बार लालू प्रसाद पर माने जेडीयू को भी करना पड़ रहा है, लालू प्रसाद के खिलाफ सभी पड़ गए। ये किस तरह की राजनीति हो रही है? नहीं देखिए, यहाँ तो गठबंधन की राजनीति ही चलनी है, ये तो सबको मालूम है। और गठबंधन में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो, ये सब लोग कोशिश कर रहे हैं हमेशा। बीजेपी से लेके जेडीयू से लेके मांझी, मुकेश सहनी और कांग्रेस। तो जब ही कन्हैया कुमार को कांग्रेस लाती है, फिर पप्पू यादव को लाने की बात करती है, तो फिर लालू को भी लालू जी को करना पड़ता है कि भाई हम मांझी को ला सकते हैं, मुकेश सहनी को ला सकते हैं। तो ये है गठबंधन का पूरा मामला है। इसमें नया लेकिन कुछ नहीं होने जा रहा है, कुछ नहीं होगा। ये बस कुछ दिन के लिए है, ये चुनाव खत्म हो जाएगा और ये मामला। कांग्रेस भी राजद का साथ नहीं छोड़ना चाहेगी, हमको लगता है कि अभी जो कि आला कमान से कोई निर्देश नहीं है और पार्टी लेवल पर माने राज्य स्तरीय नेताओं के बयान पर भी ये राजनीति गर्म हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये गठबंधन में ये राज जारी रहेगी या ये इस मामले को सलटा लिया जाएगा चुनाव के बाद। फ्रेंडली फाइट की बात तेजस्वी यादव ने कही है कि वो कांग्रेस के साथ फ्रेंडली फाइट करेंगे। अब देखिए ये फाइट कैसी होती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिवाली में इस बार फिर पटाखों के जलाने पर या पटाखों की मार्केटिंग पर आफत आने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने आज तल्ख टिप्पणी की है। पटाखे बनाने वाली कंपनियों को ये कहा है कि दूसरों की जिंदगी की कीमत पर आप उत्सव नहीं मना सकते हैं। असल में सुप्रीम कोर्ट में पटाखा बनाने वाली कंपनियों ने ये अर्जी डाली थी कि उन्हें पटाखे बनाकर और पटाखे बनाने के जो उपकरण और सामान होते हैं उसके स्टोरेज के लिए अनुमति दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखा बेचने और उसको स्टोर करने की अनुमति हम किसी भी हाल में नहीं दे सकते। दिल्ली की सरकार ने पटाखा बेचने पर पहले ही रोक लगा दिया है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के इस्तेमाल पर कहा कि उत्सव दूसरों के जीवन की कीमत पर नहीं हो सकता। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि हम जश्न मनाने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन दूसरों के जीवन की कीमत पर यह जश्न नहीं होना चाहिए। देश में मुख्य समस्या प्रतिबंधों को लागू करने की है। किसी भी व्यक्ति को, किसी एक वर्ग को नाखुश नहीं करना चाहिए। ये एक मैंने सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है, ये तो बहुत संतुलित उसका निर्देश है। हमको लगता है कि इसमें सभी को सहयोग करना चाहिए, सरकार और
आम आदमी को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल, और पटाखे जलाने से प्रदूषण तो बढ़ता ही है, आपकी ज़िंदगी भी खतरे में पड़ जाती है, कई बार बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। तो अगर छोटी छोटी फुलझड़ियाँ जला ली जाए और थोड़ा उत्सव मना लिया, दीप जला लिया जाए, वो अच्छी बात है। पटाखों से बचने की ही ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा निर्देश तो दे ही दिया है। बढ़ते हैं चलते चलते कुछ खबरों पर चर्चा करेंगे। ये थी आज की दिन भर की 6 बड़ी खबरें, लेकिन आज आपको एक बड़ी खबर हम ये बता रहे हैं कि रसायन शास्त्र के उसमें आज नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो गई है। बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यूसी मैकमिलन को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2021 में रसायन विज्ञान के लिए पुरस्कारों की जो घोषणा हुई है, उसके तहत बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यूसी मैकमिलन को एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटलिस के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हम आपको आसान शब्दों में ये बताएं कि ये पुरस्कार इसमें रॉयल स्वीडिश एकेडमी और साइंसेज ने एक बयान में कहा है कि जैविक उत्प्रेरकों का उपयोग कई रासायनिक प्रतिक्रियाओं को चलाने के लिए किया जा सकता है। इन प्रतिक्रियाओं का उपयोग कर शोधकर्ता अब नए फार्मास्यूटिकल्स से लेकर अणुओं तक की भी कुशलता से उसको बना सकते हैं और सौर कोशिकाओं में प्रकाश को पकड़ सकते हैं। इससे इसने ये कहा गया कि ये उत्प्रेरक पर्यावरण के अनुकूल और उत्पादन के लिए सस्ते दोनों। तो चलिए, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो गई है। कल ही तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक व्यक्ति को दिया गया था नोबेल पुरस्कार, और अब आज रसायन के क्षेत्र में ये हैं डेविड डब्ल्यूसी मैकमिलन और बेंजामिन लिस्ट। इन दोनों को नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। बढ़ते चलते चलते एक और खबर पर चर्चा कर लेंगे। आपको तो याद ही होगा, रामायण टेलीविज़न पर रामायण सीरियल जो चलता था, उसमें रावण की भूमिका करने वाले त्रिवेदी, अरविंद त्रिवेदी, 82 साल की उम्र में उनका निधन हो गया और मुंबई में आज उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। वो जाने माने टीवी कलाकार थे और उनकी रामायण की भूमिका वो एक तरह से कालजयी भूमिका हो गई। पूरी भारतवर्ष में उसको पसंद किया गया और रावण के तौर पर उनकी एक पहचान बन गई थी। आज अरुण गोविल, जिन्होंने राम की भूमिका निभाई थी, उन्होंने रावण की मौत पर दुख जताया और कहा कि हमने एक अच्छा साथी खो दिया और एक अच्छे कलाकार थे। तो ये थी आज की दिन भर की 6 बड़ी खबरें और चलते चलते कुछ खबरों पर हमने चर्चा कर ली। कल शाम को 6 बजे की दिन भर की 6 बड़ी खबरों के साथ शाम को 6 बजे हम फिर हाजिर हो जाएंगे। आप विमर्श न्यूज़ चैनल को सर्च कीजिए, आप जाइए www.vimarsnewslive.com पर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए। आप हमारे वेबसाइट पर भी जाकर खबरें पढ़ सकते हैं। तो देखते रहिए विमर्श न्यूज़। कल तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।